चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। ठीक, आप लोग जैसा देख रहे हो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो नहीं, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 नहीं देखी तो आप जाइए पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पर आइए। देखो आरंभिक नगर का मतलब क्या होता है समझते हैं। ठीक है, और वैसे सीटेट के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे जोर जोर से। ठीक है, केवीएस के लिए भी है। कह रहा पुराने भवन का संरक्षण, जसपाल और हरप्रीत। अब ये देखो, ये जसपाल होगा, ये हरप्रीत होगा, कोई दो बंदे हैं। ठीक, कह रहा घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। अब देखो खंडर, खंडर का मतलब होता है कि गिरा पड़ा कोई। ठीक, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलो बात करते हैं हड़प्पा की कहानी की। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपना टॉपिक स्टार्ट होता है हड़प्पा की कहानी। चलो, कह रहा अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। वाकई में कोई भी पुरानी इमारत हो अपनी कहानी बताती है। ठीक, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ पर? पंजाब में, सबसे पहले पंजाब में। ठीक, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। पूछा जाएगा हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों का मतलब होता है जो खोजबीन होते हैं, इतिहासकार ने इस स्थल को ढांचा। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले ही हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो ये जितनी भी इमारतें, इनका निर्माण और जो शहरों हैं इनका निर्माण कब हुआ था? आज से 4700 साल पहले। चलो उसकी बात करते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। एक मिनट रुको। ठीक, अब लो। कह रहा है इन नगरों की विशेषताएं क्या है। कह रहा है इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता है। कह रहा प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नए दुर्ग का और निचले हिस्सों से निचला नगर का, दोनों हिस्सों की चार दीवारों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक, आगे देखो। कह रहा इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। कह रहा दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो कहाँ बनाया था? मोहनजोदड़ो में एक तालाब का निर्माण करवाया गया था, जिसको लोग महान स्नानागार के नाम से भी जानते थे। कह रहा इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिसकी परत चढ़ाई गई चारकोल की। ठीक, कह रहा इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक,
उसके बाद कह रहा है इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कह रहा कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते हैं होंगे। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, ये जो पॉइंट आपका है ये पॉइंट कह रहा ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात व राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक, इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली हैं जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तबे, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड दिए आदि। अब देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मानचित्र नंबर तीसरा। ठीक, ये जो मानचित्र आपका जो तीसरा दिया गया सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग 2 मानचित्र 2 लेसन में कर चुके हैं और ये तीसरा है आपका, है ना। तो ठीक, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। देखो सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो है, ये सतकोवा है, चंदूड़ो है, धौलावीरा है, सुरकोतला है, लोथल है। ठीक, अब देखो सिंधु नदी, कावेरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। तो ये सब आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो तीनों नदियाँ। ठीक, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा नदी, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ठीक, सारा दिखाई दे रहा होगा आपको जूम करने पर, है ना। जूम करने पर फोटो और पड़ जाती है। देखो ये है आपके मान स्नानागार, नहाने वाले स्थान। ठीक, देख सकते हो कितने भयंकर है ना। अब देखो कह रहा भवन, नाले और सड़कें, भवन के नाले और सड़कें, और ये हड़प्पा नगरों की ईंटों की चुनाई। ये देखो ये कर रहा है व्यक्ति, हड़प्पा नगरों की ईंटों की चुनाई। ठीक, सोचो कब की पेंटिंग होगी, कब की फोटो खींची गई होगी। ठीक है, ठीक, और सोच लो वैसे खींची गई नहीं है। ठीक है, कह रहा इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कितने मंजिल के होते थे? 1 या 2 मंजिल के। कह रहा घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानघर होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों की सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। कह रहा घर और नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ एक साथ किया जाता था। ठीक, कह रहा यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर करो। आपको मेरी सेकंड वीडियो देखनी है, पहले नंबर फर्स्ट वीडियो देखनी है, उसके बाद सेकंड वीडियो, उसके बाद तीसरी वीडियो आप देख रहे हो। ठीक, तो आपको तीनों वीडियो देखनी है मेरी, तब आपको पता चलेगा। अब देखो बात करते हैं नगरीय जीवन की। कह रहा हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रही करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतों में बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भोज भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। कह रहा इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। ठीक, अब देख रहे हो यहाँ की देखो कैसी सड़कें नालियां बनी यहाँ की। ठीक, और उसके आप नीचे आओगे थोड़ा
तो ये देखोगे, है ना। तो ठीक, लाइट ज्यादा थी और यहाँ पर उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्में, कहानियां, किस्से और कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। क्या नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाओ। क्या इनसे कुछ लोग हैं जो मेरगढ़ जैसे गांव जैसे रहते हैं। अब देख सकते हो ये आप देख सकते हो एक सींग वाला गेंडा। ठीक, ये कुछ खिलौने हैं। ठीक, कह रहा सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ठीक, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर चिन्ह है एक खास लिपि में। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान ने इसे पढ़ने और कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किसका अर्थ है। दाएं और पकी मिट्टी के खिलौने ये नहीं पता है किस चीज किसका चित्र है। ठीक, तो ये आपको बताना होगा किसका चित्र है ना। कह रहा है नगर और अन्य शिल्प। इसकी बात कर लेते हैं, नगर और अन्य शिल्प की। ठीक है, देखो कह रहा आओ अब ऐसी कुछ चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। कह रहा पुरातत्व की जो चीजें वहां मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं से मनके और बांट और फलक है। कौन है? मनके हैं, बांट और फलक। ठीक, अब देखो उससे पहले हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, ये वाले पैराग्राफ को, ये वाला जो पैराग्राफ इसको बाद में, पहले ये वाला पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक, ध्यान से। कल हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग रंग से डिजाइनों किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कह रहा अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वह भी एक धातु का उपयोग होता था वहां पर भी। क्या वे पत्थर के बांट बनाते थे? यह भी पता करना है। अब देखो कह रहा संभवतः 7,000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब? 7,000 पहले, 7,000 साल पहले। कह रहा मोहनजोदड़ो से कपड़ों के एक टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयोन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये भी एक मूर्ति है, बता सकते हैं किसकी मूर्ति है आप। अब उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पत्थर दिख रहा है, पत्थर के बांट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बांटों को बनाया गया है। इन चार पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए भी बनाया गया होगा। कह रहा है मध्य में बाएं मनके में इनमें से कई कार्नवेलियां पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों के काट और तराश करों में मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद कर इनके ताकि धागे डालकर इन्हें माला बनाई जा सके। ये जो है ये वाला। ठीक, मध्य में पत्थर के धरातल फलक के नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मूर्ति से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहनने के दिखाया गया है। ये भी एक व्यक्ति है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं। ठीक, मूर्ति है इसमें। ठीक है, देखो कह रहे इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक, कह रहा चित्र 28 में मूर्ति देखो, देख ली मूर्ति हम लोगों ने। ठीक, कैसा चेहरा बनाया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है, या किसी विशेष मूर्तिकार की माप हो सकता है। कह रहा हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण हासिल करते थे
या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों इस काम को करते थे। अब देखो ये क्या दिया गया, फेयंस के बारे में दिया गया। फेयंस क्या होता है, कह रहा पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस ठीक लेकिन फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले व हल्के समुद्री हरे होते थे। कह रहा फ्रेंच में मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक। अब देखो कह रहा कच्चे माल की खोज। कह रहा कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी या धातुओं का एक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल है। उनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए जाना कपास भी कच्चा माल कहते थे, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बना तैयार किया जाता था। कारण हड़प्पा में लोगों को कई चीजों वहां मिलती थी, लेकिन जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक। अभी तो यार 4 पेज आपके, ठीक, उसके बाद आएगा, है ना? अभी बहुत आगे, ठीक। तो अभी आपको 15 मिनट और वेट करना होगा, ठीक है। खैर हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक। कह यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात भी आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से ही किया जाता था। कह रहा सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखो तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सीटेट में कि तांबे का आयात संभवतः राजस्थान में करते थे और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का भी आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। पूछा जाएगा कि जो टिन धातु है वो कहाँ से लाई जाती थी, अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक। ये वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक। कह रहा है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। कह रहा लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता था कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कह रहा जमीन की जुताई के लिए हल का भी प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा के लोग के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन कोई भी प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। कह रहा संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। तो देखो ये कुछ हल दिख रहा है आपको, ठीक, ये ध्यान से देखो आपको ये हल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीने मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश से दूर दूर तक ले जाया जाता था। कहाँ तक ले जाया जाता था। उसके पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग ने छोड़ दिया। आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक वही है सामान ढोने वाला। ठीक। कह रहा चीजों को जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला था ये उपकरण। कह रहा इन चित्रों को देखो, खिलौना है, दूसरी तरफ मुहर है, ये जो मुहर है। कह रहा क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। कह रहा पिछले अध्यायों में तुमने पहिए वाली वाहनों की जानकारी दी गई है। कह रहा बच्चों के खिलौने का हल आज हम चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ये जो प्रथा है, ठीक, ये जो हल दिख रहा है खिलौने वाला। अब देखो उसके आगे पढ़ते हैं, है ना। देखो कह रहा वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। कह रहा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों के सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक। अब गुजरात में बात कर रहा है, ठीक।
कह रहा कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। इसके हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि यहाँ आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। कह रहा गुजरात। अब बात कर लेते गुजरात। ठीक, देख रहे हो ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों और शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें मुद्राकर व मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी इनकी छाप भी मिले हैं। ठीक, अब जैसे आप ये देख रहे हो लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती हैं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता उतारा होगा। ठीक, तो ये कोई जगह है समुद्र के जैसा कि यहाँ से समुद्र कोई जहाज आता होगा, यहाँ से कोई माल उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ठीक, कह रहे यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। कह रहा पत्थर के टुकड़े और अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार भी मनके भी यहाँ मिले हैं। अब देखो मुद्रा मुहर। देखो कह रहा मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। कह रहा मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों के चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। कह रहा थैले को बंद करने के लिए उसमें मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप मुहरबंदी कहते थे। कह रहा अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। कह रहा आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब कह रहा सभ्यता का अंत के अंत के रहस्य देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। कह रहा लेखन मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। कह रहा जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी रवा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने और असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी यह हुआ है, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान है, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो इसके बाद ये हमारा तीसरा अध्याय, उसके बाद चौथा, फिर पांचवा, आठवां हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो अन्यत्र क्या होता है। कह रहा अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। ठीक, किसमें? एटलस में। ठीक, कह रहा नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। किस? नील नदी के इलाके को छोड़कर, और सभी वाला पूरा इलाका कैसा है? पूरा मान लो रेगिस्तान है। कह रहा हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी जाती थी। नहीं, यहाँ से पढ़ो। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहर लाने के लिए सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्होंने पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सारे क्या है? पिरामिड है।
फिर राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी भी कहा जाता है। इनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती हैं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाएं को भी दफना दिया जाता था। सेवक और सेविकाओं को इसी के साथ दफना दिया जाता था। कह रहा दुनिया के इतिहासकार के समूह में दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद भी राजाओं ने इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? कभी नहीं। कह रहा कल्पना करो, माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल के मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? ये तुम्हें बताना होगा। ठीक, अब देखो, आओ सीखे उपयोगी शब्द। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चा माल, हल सिंचाई। तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तुम्हें पता है ना, बहुमूल पत्थर कहाँ से लाते? राजस्थान से, ठीक। और सोना कर्नाटक से, टिन तांबा अफगानिस्तान से, ठीक। फिर उसके बाद देखो इस पर चर्चा करना है, ठीक है। हमें इस पर क्वेश्चन देख लो, आपको बताना पड़ना है। उससे पहले आपको ये पढ़ना कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले की जाती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। कह रहा अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हो गया था, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चौथे लेसन पे। देखो चौथा लेसन ये जो है, आप अगली क्लास में पढ़ोगे आके। क्या बताती है ये हमें? किताबें और कब्रें। तो अभी तक जितना आपने पीछे पढ़ा है वो आप चैप्टर 4 में उसकी आगे कहानी पढ़ोगे, तब आप एक एक कड़ी से आप लोग जोड़ पाओगे। जब आप सिक्स के पूरे चैप्टर पढ़ लोगे, 7th के पढ़ लोगे, 8th के पढ़ लोगे, तब आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग आने वाले हैं 4th चैप्टर पे, ठीक है।